बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी सूरज का सपना। सूरज, सूरज, बेटा नाश्ता कर ले। कब से पराठे ठंडे हो रहे हैं। चाय भी 2 बार गर्म कर चुकी हूँ। सब्जी में छौंका लगाते वक्त सूरज की माँ रेवती ने 12वीं में पढ़ रहे अपने बेटे को आवाज लगाई, पर सूरज का कोई जवाब नहीं आया। क्या कर रहा है ये लड़का? एक हाथ में चाय का प्याला और दूसरे हाथ से हिंदी का अखबार संभालते हुए सूरज के पापा राम प्रसाद बालकनी की तरफ चल दिए। उन्होंने झांक के देखा तो नीचे गली में साबुन के पानी से लबालब बाल्टी और अपने हाथों में पोछे का कपड़ा लिए सूरज पापा का स्कूटर रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था। राम प्रसाद उसको देख के मुस्कुराए। जब भी सूरज को पापा से कुछ चाहिए होता था तो वो किसी न किसी तरह पापा को खुश करने की कोशिश करता था। क्या बरखुरदार, आज अपनी साइकिल की जगह मेरा स्कूटर? क्या बात है? पापा ने चाय की चुस्की लेने के बाद कप को मुंडेर पे रखते हुए कहा। कुछ नहीं पापा, वो स्कूटर बहुत गंदा हो गया था, इसलिए देखिए ना कैसा चमचमा रहा है। अब बस अगर सीट कवर और हत्थे नए लग जाए ना तो कोई नहीं कहेगा कि ये आपके जितना पुराना है। जवाब देते हुए सूरज ने अपने माथे के गीले पड़ चुके बालों को एक तरफ हटाया तो कपड़े में लगा सफेद झाग वाला फेना उसके बालों में लग गया। अगले महीने की तनख्वाह मिलने दो, बदलवा दूंगा, कह के रामप्रसाद अपने बेटे के गीले पड़ चुके कपड़ों को देखते रहे और सूरज सूखे कपड़े से चमकते स्कूटर को सुखाने लगा। सूरज छोड़ दे सब, जल्दी से ऊपर आ जा। मैं तीसरी बार चाय गर्म नहीं करूंगी। पीछे से सूरज की माँ भी बालकनी में आ गई थी। माँ बस हो गया, 5 मिनट और। थोड़ी देर बाद बाप बेटे ने साथ में नाश्ता किया और फिर रामप्रसाद रोज की तरह अपनी फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे और सूरज अपने स्कूल। खाने का टिफिन उठा के जब पापा सीढ़ियां उतरने को ही थे तभी सूरज अपनी नई सफेद धारी वाली टाई सही करते हुए आया और धीरे से बोला, पापा। हाँ? वो मेरे स्कूल की पिकनिक जा रही है संडे को, तो अपने बेटी की टाई में उलझी हुई उंगलियों और आंखों में चमक को देख के रामप्रसाद मुस्कुराए और बोले, कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 300। रोहित खिसक के पापा के पास आ गया था। रामप्रसाद ने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला तो काफी सारे कागज, एक छोटी सी लाल डायरी और उनके बीच में कायदे से आधे आधे मुड़े कुछ नोट थे। बेटे तेनाली, जब मैं तुम्हें सुबह स्कूटर साफ करते देखा ना तभी समझ गया था कि आज कोई डिमांड होगी। पापा मुस्कुराए और पैसे सूरज को दे दिए। पापा सूरज की चालाकी पे उसको तेनाली राम कह के बुलाते थे। पापा, अब क्या है? सूरज ने फिर टोका तो पापा बोल पड़े, वो मैं कह रहा था कि आपका कैमरा ले जाना पर ध्यान से, कह के पापा चले गए और सूरज उछल उछल के खुशियां मनाने लगा। पापा से कहां कभी कोई जिद करता था सूरज, नहीं कभी पॉकेट मनी जैसी कोई चीज मांगी। पापा खुद ही लाते थे चीजें और कभी कभार कुछ मांगता था तो पापा मना नहीं कर पाते थे। आटा फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले रामप्रसाद की आमदनी जितनी थी, घर का खर्चा उससे ज्यादा ही होगा। फिर भी जैसे तैसे 5 लोगों का परिवार खुशी खुशी चल जाता था। सूरज भी घर के हालात से वाकिफ था, लेकिन कभी कभी उसका मन भी अपने दोस्तों की तरह घूमने मस्ती करने को कर ही जाता था। खैर, पिकनिक के पैसों का इंतजाम तो हो गया था और पापा ने कैमरा ले जाने के लिए हाँ भी बोल दिया था। 1000 रुपए का ये रील वाला कैमरा पापा ने 4 साल पहले खरीदा था। जब भी कोई घर में फंक्शन होता या फिर कोई पूजा वगैरह तो पापा का ये फैमिली कैमरा उनकी अटैची से बाहर आ जाता था। कैमरा तो मिल गया था, लेकिन कैमरे में रील की जगह खाली थी और बिना रील के कैमरा प्लास्टिक के डब्बे से ज्यादा कुछ और कीमत नहीं रखता था। पापा ने 300 दे दिए थे, वही बहुत थे। उनसे रील के लिए 100 रुपए और मांगने की सूरज की हिम्मत ही नहीं हुई। पर कैमरे में रील का जुगाड़ कहां से हो सकता है ये वो अच्छे से जानता था। शाम को जब सूरज की दादी छत पे बैठ के अपने कॉपी के पन्ने पे श्री कृष्ण लिख रही थी तो सूरज उनके पास गया और एक लिफाफा, कुछ गेंदे के फूल उनको निकाल के देते हुए बोला, दादी माँ, ये लो, मेरा दोस्त मथुरा गया था, वहां से प्रसाद लाया है। दादी की आंखों में भक्तिभाव उतर गया। हरे कृष्ण कहते हुए उन्होंने पूरे लिफाफे को ही माथे से लगा लिया। दादी, दवाई खाई आपने?
दादी जब प्रसाद रख के फिर से अपनी कॉपी पे श्री कृष्ण लिखने लगी तो सूरज ने फिर से टोका, दिन वाली दवाई तो कब की बंद हो गई है, बस रात वाली चल रही है आजकल, 1-2 ही खुराक बची होंगी, खत्म हो गई है। दादी ने अपने से ही कहा। कोई नहीं दादी, मैं ला दूंगा, आप मुझको पर्चा दे देना, ठीक है। दादी ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, बस अपने कप कपाते बूढ़े हाथों से सूरज के सर पे हाथ फेरने लगी। जब भी सूरज की दादी उसको यूं पुचकारती तो उनके झुर्रीदार चेहरे पे चौड़ी हंसी तैर जाती। रात को सूरज फिर से दादी के कमरे में जा पहुंचा। दादी पैसे दे दो, कल स्कूल के बाद दवाई ला दूंगा। दादी ने सूरज को देखा, फिर अपने बटुए से मुड़े हुए 50-50 के 2 नोट सूरज को थमा दिए। दादी कल आने में थोड़ा देर हो जाएगी, हम सारे दोस्त पिकनिक पे जा रहे हैं। कितने सही मौके पे सूरज ने बात छेड़ी थी। बटुआ भी दादी के हाथ में ही था। उन्होंने कुछ सोचा, फिर 50 का 1 नोट सूरज को दे दिया और बोली, संभाल के खर्च करना, मेरी बचत के पैसे हैं। अगले दिन सूरज ने दोस्तों के साथ पिकनिक पे खूब मजे किए और फिर सूरज के हाथ में कैमरा लग जाए तो कहना ही क्या। कभी फवारे के नीचे सारे दोस्तों को बिठा के, कभी हवा में उछलते हुए सूरज के कैमरा की 32 शॉट वाली रील कब खत्म हो गई उसको पता ही नहीं चला। तेरे की यार, रील खत्म। बड़ा मन था तालाब में पानी उड़ाते हुए सबकी एक तस्वीर लेने का। पापा के 1000 रुपए वाले फैमिली कैमरे को बैग में डालते हुए सूरज ने दोस्तों से कहा, यार कहाँ तुम अब भी ये कैमरा लेके घूमते फिरते हो? ये रील फील का चक्कर कब का खत्म हो गया? अब तो डिजिटल कैमरे चलते हैं, जितना मर्जी खींचो तुरंत देख लो। अरे छोड़ो यार अब इस बाबा आदम के जमाने के कैमरे को। मुंह में थोड़ी पैटीज भरते हुए सूरज के दोस्त रवि ने उससे कहा, यार वो सब ठीक है लेकिन इस कैमरे को कुछ मत कहना भाई, ये तो मेरी जान है। कह के सूरज ने कैमरे में से निकाली हुई रील को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। कल रघु चाचा के स्टूडियो में प्रिंट होने के लिए डाल देगा। रात को सूरज ने दादी की दवाइयां उनको दी, फिर अपनी छोटी बहन रेखा को पिकनिक की बातें बताने लगा। सूरज को खुश देख के पापा राम प्रसाद को कितनी खुशी मिली ये तो वही जानते थे। आमदनी जरूर कम थी लेकिन घर की खुशहाली भगवान ने बनाए रखी थी। छोटे मोटे खर्चे एडजस्ट करके सबकी खुशी को जगह मिल ही जाती थी। सूरज, रेखा, बेटा तुम लोगों के एग्जाम कब खत्म होंगे? आज सुबह मम्मी ने नाश्ता करते वक्त पूछा। मेरे तो 17 मार्च को होंगे, रेखा ने कहा, और मेरे भी कुछ ऐसे 20-20 तक हो जाएंगे, अभी तक डेट नहीं आई है। क्यों मम्मी, इस बार क्या घुमाने ले जा रही हो? सूरज ने पूछा। अगर तुम लोगों के एग्जाम 20 तक खत्म हो गए तो हम लोग जैसलमेर चलेंगे, टुन्नू भैया की शादी है 25 को, मम्मी ने कहा। तो रेखा और सूरज दोनों खुशी से झूम उठे। कितने सालों बाद ये मौका आया था कि छुट्टियों में नानी के घर या दादी के घर के अलावा उनको कहीं और जाने का मौका मिल रहा हो, और वो भी जैसलमेर। सूरज ने अपने दोस्तों से कितनी बार जैसलमेर की खूबसूरती के बारे में सुन रखा था। अभी विंटर वेकेशन में ही तो कुछ दोस्त गए थे घूमने। सूरज के जहन में रेगिस्तान के टिब्बों पर चलते ऊंट, बड़े बड़े महल, किले, रंग बिरंगी पगड़ियां बांधे लोग, जैसे इस तरह के जैसलमेर के सुने सुनाए दृश्य घूमने लगे। उसने तो सोच लिया था कि कैमरे में रील डलवाने के लिए अभी से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देगा और फिर जैसलमेर में खूब फोटोग्राफी करेगा। सूरज का बोर्ड का एग्जाम था, इसलिए उसने भी खूब मेहनत से पढ़ाई की। गर्मियां शुरू हुई भी नहीं थी कि बिजली की कटौती शुरू हो गई। एग्जाम गर्मियों में क्यों पढ़ते हैं, कभी कभी सूरज सोचता। सच में अगर उसका बस चलता तो सारे एग्जाम सर्दियों में शिफ्ट कर देता। बिना पंखे के पसीने में तरबतर होने के बावजूद भी सूरज बैटरी वाले लैंप से पढ़ता रहता। अच्छे नंबर नहीं मिले तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। दिन रात पढ़ाई कर रहे सूरज को पापा राम प्रसाद कभी उठ के देखते तो उनको सूरज की मेहनत पे गर्व भी महसूस होता और कभी कभी दया भी आती। ऐसे ही एक रात जब सूरज बैटरी वाले लैंप की सफेद रोशनी में पढ़ रहा था तो पापा ने पीछे से आके कहा, बेटा अगर अच्छे नंबर से पास हो गया तो जो मांगेगा वो दूंगा। देख लो पापा, सूरज की बात में चुनौती थी। अरे देखना क्या, बोल दिया तो बोल दिया पापा, तो फिर आप तैयार हो जाओ, क्योंकि सूरज इस बार अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाला है। कह के सूरज ने सामने पड़ी किताब को चूम लिया। लाखों दुआएं देते पापा उसके कमरे से चले गए थे। भगवान की कृपा से सूरज के सारे इम्तिहान बहुत अच्छे हुए। अपने अच्छे इम्तिहान की खुशी के साथ साथ सूरज को खुशी थी कि उसके इम्तिहान 20 को ही खत्म हो रहे थे और माँ के साथ सारा परिवार जैसलमेर जाने की तैयारी में लगा था, टुन्नू मामा की शादी में। सूरज ने भी इम्तिहान के वक्त मम्मी, पापा और दादी के दिए हुए पैसों में से इतने बचा लिए थे कि वो 3 कैमरा रील्स खरीद सके।
जैसलमेर पहुंचते ही परिवार शादी के रस्म रिवाज में मस्त रहा, लेकिन सूरज अकेले ही निकल जाता फोटोग्राफी के लिए। वो शाम का वक्त था जब सूरज ने भाटी राजपूतों के दुनिया के सबसे चौड़े किले की बुर्ज पे बैठे एक जोड़े को खिलखिलाते हुए देखा और उनकी फोटो क्लिक की, और फिर वहीं के महल की रंगीन मेहराबों का एक सिलुएट। इस तरह फोटोग्राफी करने में उसको इतना मजा आ रहा था कि पूछो मत। किले के दूसरे ऊंचे खंड से झांक के सूरज ने देखा तो सामने के खुले मैदान में ऊंटों की एक कतार आती दिखाई दी। डूबते सूरज की रोशनी में ऐसा लगता कि कागज की कोई बेल किसी ने जमीन और आसमान के बीच चिपका दी हो। उसने अपने कैमरे में उस खूबसूरत नजारे को कैद करने की कोशिश तो की, लेकिन कैमरे के व्यू फाइंडर से देखने पे वो बात नहीं आ पा रही थी जो वो चाहता था। तब एक पल को उसको अपने पापा के इस कैमरे की क्षमता पे गुस्सा आ गया था। काश उसके कैमरे में अगर बड़ा वाला जूम लेंस होता तो कितनी प्यारी तस्वीर खींच सकता था वो। अपने कैमरे के साथ 2-3 दिन कैसे बीत गए उसको पता ही नहीं चला। कैमरे की तीनों रील्स में जितना हो सकता था उसने समूचे जैसलमेर को कैद करने की कोशिश की थी। जैसलमेर से लौट के सूरज कॉलेज के एडमिशन में लग गया। रिजल्ट आया तो घर वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सूरज ने बेहतरीन नंबरों से अपनी 12वीं पास की थी, इसलिए उसका एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में हो गया। मैथमेटिक्स ऑनर्स में दाखिला लिया था सूरज ने। उसका मन था कि बीएससी करने के साथ साथ वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करेगा। पापा, जिस दिन मैं आईएएस बन गया ना, आपको बहुत अच्छी कार गिफ्ट करूंगा। सूरज की ऐसी बातों से राम प्रसाद का सीना फूल जाता। स्कूल के बाकी दिन गुजरे और सूरज की जिंदगी में कॉलेज वाले उमंगों को पूरा करने वाले दिन शुरू हो गए थे। न टीचर्स की जांच, न होमवर्क की मार, उड़ने को जैसे सारा आकाश पड़ा था सूरज के पास। जल्दी ही कॉलेज के मस्ती भरे फेस्ट भी शुरू हो गए थे। ड्रामा और डांस के ऑडिशन में पास होने के लिए लड़के लड़कियां कितने जोश से लगे थे। सूरज, तू भी चलना, ऑडिशन देने में क्या आता है। सूरज की नई नई बनी दोस्त कनिका ने कैंटीन में समोसा खाते हुए कहा। नहीं यार, मेरा इस सब में कोई शौक नहीं है, सूरज ने जवाब दिया। अरे यार, कहीं तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, कॉलेज के बाद ये सब करने का मौका कहाँ मिलेगा। अरे डांस ड्रामा न सही पर कितने सारे कंपटीशन है, कुछ तो कर ले। इतना कह के कनिका सूरज का हाथ पकड़ के नोटिस बोर्ड के सामने ले गई जहां फेस्ट में होने वाले कॉम्पिटिशन्स का पोस्टर लगा था। देखो, फोटोग्राफी भी तो है, तुमने कहा था ना कि तुमको बहुत शौक है और तुमने बहुत सारी फोटो भी खींच रखी है। कनिका ने अपने खुले बालों को बांधते हुए कहा। अरे वो तो यूं ही, मैंने पापा के सस्ते वाले कैमरे से खींचे हैं। अगर कोई प्रोफेशनल कैमरा होता तो। तुम पागल हो, उसमें कहाँ लिखा है किस कैमरे की फोटो होनी चाहिए। अगर मगर कुछ नहीं, तुम फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो बस। कनिका के कहने पर ही उसने जैसलमेर में खींची एक फोटो कंपटीशन में जमा करवा दी। अब इसको जो भी कहो, सूरज की उस बुर्ज पे बैठे जोड़ों की उस खिलखिलाती तस्वीर को दूसरा इनाम मिला। उस इवेंट को जज करने आए शहर के मशहूर फोटोग्राफर मिस्टर हुसैन ने तब सूरज से कहा था, किसी अच्छे कैमरे से खींचते तो और भी बेटर रिजल्ट मिलता। कीप इट अप माय बॉय। उस दिन से तो सूरज सारी क्लास में अपनी फोटोग्राफी के लिए जाना जाने लगा। उस कंपटीशन के बाद उसका शौक और भी बढ़ गया था। वो कभी कभार बड़ी बड़ी फोटो एग्जीबिशंस में जाता। ऐसी ही एक एग्जीबिशन से लौटने के बाद उसने पापा से कहा था, पापा, आपने कहा था कि अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया तो आप जो भी मैं चाहूंगा वो देंगे। हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए तेनाली। पापा, मुझको एक अच्छा प्रोफेशनल कैमरा दिला दीजिए ना। सूरज की आंखों में कितनी आस थी। अच्छा, कितने का आता है अच्छा कैमरा। पापा ने अपने मोटे फ्रेम वाला चश्मा उतारते हुए पूछा। यही कोई 80-90 हजार तक का होगा, सूरज ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। सूरज इतना महंगा तोहफा मांग लेगा, पापा ने उम्मीद नहीं की थी। वो कुछ कह नहीं पाए, वादा जो किया था। थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम्हारे बर्थडे की फोटोज उसी कैमरे से खींचेंगे। सच पापा। सूरज ने उनको गले से लगा लिया। सूरज के जन्मदिन पे कैमरा गिफ्ट करने की बात करके शायद उसके पापा ने अपने लिए थोड़ा समय लिया था। 3 महीने बाद था सूरज का जन्मदिन। रामप्रसाद ने सोचा था कि 3 महीने में कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। उस दिन से सूरज के पापा रोज देर से घर आने लगे थे। वो फैक्ट्री में ओवर टाइम कर रहे हैं, ये बात उनकी पत्नी के सिवाय और कोई नहीं जानता था। उमंगों से भरा सूरज रोज अपने कॉलेज जाता रहा और रामप्रसाद अपने काम पर। रामप्रसाद को ओवर टाइम करते महीना भर बीता तो तनख्वाह में 5,000 एक्स्ट्रा मिल गए। रामप्रसाद को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन अगले ही पल उनका मन उदास हो गया। उनको अपने सूरज की बात याद आ गई। कैमरा कम से कम 80-90 हजार का तो होगा।
सूरज की बताई हुई रकम से काफी पीछे थी पापा की एक्स्ट्रा कमाई। रामप्रसाद समझ गए थे कि बचे हुए 2 महीनों में भी अगर मेहनत की गई तब भी कैमरा खरीदने लायक पैसा जमा नहीं हो पाएगा। अपने उदास मन के साथ पापा ने उस दिन फैक्ट्री के मैनेजर से बात की। मैनेजर साहब, अगले महीने कुछ जरूरी काम है, मुझे 80,000 की जरूरत है। क्या कोई लोन या मेरे पीएफ फंड में से कुछ निकल सकता है? देखिए, इस बारे में तो आपको अकाउंट ऑफिसर ही बता सकते हैं। मैनेजर ने ऑफिस का खेल शुरू कर दिया। अकाउंट ऑफिसर ने भी 1 हफ्ते में बताते हैं, फिर अगले हफ्ते बताते हैं कह के पूरा महीना टाल दिया। इधर सूरज का जन्मदिन नजदीक आ रहा था और उधर रामप्रसाद की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बेटा, बस कुछ दिन और रुक जा, फिर देख ऐसी फोटो खींचूंगा ना कि तुम लोग भी याद करोगे। बस एक बार मेरा प्रोफेशनल कैमरा आ जाने दे तू। नहीं, पापा ने वादा किया है, वो जरूर पूरा करेंगे। आज सुबह रामप्रसाद ने बेटे सूरज को लैंडलाइन पे अपने दोस्त से बातचीत करते हुए सुना तो परेशानियों की कई लकीरें उनके माथे पे उभर आईं। आज फैक्ट्री में भी उनका मन नहीं लगा। बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी न कर पाने की लाचारी उनके चेहरे पर ठहर गई थी। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। कल सूरज का जन्मदिन था और आज रामप्रसाद की आंखों में नींद नहीं थी। क्या वो आप बहुत परेशान लग रहे हैं? रात को अपने पति को जागते देख रेवती ने पूछा। रामप्रसाद ने अपने मन की दुविधा पत्नी को बता दी। बोले, कैमरा ना सही, उसके लिए अच्छे वाले स्पोर्ट शूज ला दूंगा, आगे से काफी फट गए हैं। तुम समझा देना उसको, दिल छोटा ना करे, कैमरा उसके लिए फिर ला दूंगा। इतना कह के रामप्रसाद करवट लेके लेट गए। अगली शाम सूरज के दोस्त घर में जमा थे। माँ किचन में सबके लिए पकौड़े सेक रही थी। स्कूटर गली में लगा के रामप्रसाद ने बहुत ही हिचकते हुए डिक्की में से नए जूते का डिब्बा निकाला और धीमे धीमे घर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पत्नी ने सूरज को समझा दिया होगा, यही सोचा था उन्होंने। लेकिन फिर भी अगर सूरज ने पूछ लिया, पापा कैमरा, तो क्या जवाब देंगे? जवाब तो था ही नहीं। एक एक सीढ़ी गिनते हुए रामप्रसाद घर में दाखिल हुए। पर्दे के पीछे से झांक के देखा कि सूरज और उसके दोस्त बैठे मजे कर रहे हैं और सूरज बड़े से लेंस वाले कैमरे से सबकी फोटो खींच रहा है। अपने पापा को देखते ही सूरज ने उनको गले से लगा लिया और बोला, आई लव यू पापा फॉर सच अ नाइस गिफ्ट। मुझे पता था आप अपना वादा जरूर पूरा करोगे। सूरज बहुत खुश था। रामप्रसाद को कुछ समझ में नहीं आया। तभी अपनी साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछती हुई पत्नी रेवती ने रामप्रसाद के पास आके कहा, कब से पैसा जोड़ रही थी, आज वही बचा हुआ पैसा हमारे बेटी की खुशी खरीदने के काम आ गया। अपनी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के रामप्रसाद की आंखें छलक आईं। बस इतनी सी थी ये कहानी।